Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और दिवाली अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन किया होगा, बिल्कुल सेफ तरीके से। दोस्तों, जो भी सेलिब्रेशन का जो भी पर्व त्यौहार था वो थोड़ा ख़त्म हुआ है। अब जिस तरीके से जिस इन्जॉयमेंट के साथ हम लोग अपने त्यौहार को मनाए हैं, उसी इन्जॉयमेंट के साथ हम लोग को अपना पढ़ाई भी स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग को पता चल गया होगा कि कब एग्ज़ाम आप लोग का होने वाला है। बहुत सारे एग्ज़ाम अब स्टार्ट हो गए हैं, तो हमारी पढ़ाई भी प्रॉपर्ली तरीके से स्टार्ट होना चाहिए, तभी हम एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो यही सब चीज़ों को लेते हुए हम आप लोग के सामने एनटीपीसी का 34 सेट लेके आया हूँ। इससे पहले 33 सेट तक हो चुका है। जो लोग अभी तक 33 सेट को नहीं देखे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट है प्लीज़ जाएँ और ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जो फैक्ट्स दिया गया है, जो क्वेश्चंस कराया गया है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखते हो तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस उससे आएंगे और आपको बहुत सारे नंबर वो दे सकेंगे। ठीक है, तो आप लोग जाइए और उसे जरूर देखिए, लेकिन इसको पहले देखने के बाद। ठीक है, क्योंकि जो आज भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका एनटीपीसी का 2017 में पेपर हुआ था 18 तारीख को, शिफ्ट थर्ड का ये पेपर है। ठीक है, जो भी प्रीवियस एग्जाम है उसका हम लोग क्वेश्चंस करा रहे हैं, ताकि आपका जो भी एग्जाम है वहाँ पे क्वेश्चंस टैकल हो और मैच करे, आप लोग वहाँ पे अच्छा कर सको। ठीक है, तो बस हम लोग का मकसद है कि आप लोग का एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। बस आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मेहनत करते हो, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर आप भी मेहनत कर रहे हो, जब दोनों का मिश्रण होगा तो सचमुच एक अद्भुत होगा और आप लोग बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो ये है आपका एनटीपीसी का सेट है, और ये 18 तारीख 2017 में पेपर हुआ तो उसका है। ठीक है, उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे मैं रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबाकर ऑल पे टैप कर ले। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइट से रेगुलर अपडेट होगा, जैसे कि जो भी हमारे चैनल पे आते रहता है, स्टैटिक का आते रहता है या फिर जो भी फैक्ट्स आते रहता है, वो आप लोग उससे अवगत हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो किसी चीज़ को ऑपरेट करता है, कोई चीज़ को रन कराता है। जैसे आपका फ़ोन है, तो वो भी तो किसी तरीके से ऑपरेट हो रहा है। जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो लैपटॉप होता है, वो भी किसी चीज़ से ऑपरेट होता है। तो वही चीज़ जो फ़ोन को, जो लैपटॉप को, जो कंप्यूटर को चलाता है, उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जैसे आपका फ़ोन है, तो फ़ोन में कौन से किस चीज़ से ऑपरेट होता है? एंड्रॉयड से होता है। पहले सिम्बनी था, एंड्रॉयड के पहले सिम्बनी था, सिम्बनी से होता था, जाबास होता था, तो वो सब होता है एंड्रॉयड, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो जो फ़ोन में होता है वो आपका क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ोन में कौन है? एंड्रॉयड है। तो यानी पहला ऑप्शन जो ए है, वो एक एंड्रॉयड जो है भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब रहा लैपटॉप या कंप्यूटर का बात रहा, तो जो अब कंप्यूटर होता है, जो लैपटॉप होता है, उसमें विंडोज होता है। ठीक है, तो विंडोज जो होता है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। जिस तरीके से कंप्यूटर प्रॉपरली रन करता है, जो भी चलता है, तो वो आपका विंडोज से ही चलता है। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स जो है ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर कंप्यूटिंग जो ऑपरेटिंग होता किया जाता है, जो मल्टीटास्किंग, जो बहुत सारे आपका कंप्यूटर का ये संग्रह होता है, तो वो यूनिक्स के थ्रू ही आपका ऑपरेट होता है। लेकिन जो अस्केला है, अस्केला एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अस्केला एक समान उद्देश्य वाला प्रोग्रामिंग भाषा और जो कि कार्यात्मक प्रोग्रामिंग और एक मजबूत स्थिर प्रकार की प्रणाली के लिए समर्थन प्रदान करता है। तो स्केला क्या है? एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तीनों ऑप्शन देख लिया आप लोग, एंड्रॉयड है, यूनिक्स है, विंडोज, ये तीनों है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, लेकिन स्केला जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न था। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ, और काफी शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस देश ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप जीता है? ठीक है, तो ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है। चलिए आप लोग ये बताइए, ये तो विनर रहे हैं, आपका ऑस्ट्रेलिया जो है वो विनर रहे हैं, लेकिन इसका रनर कौन रहे हैं? तो रनर का नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का दूसरा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पानी में अघुलनशील है? यानी पानी में कौन घुलने वाला नहीं है? काफी अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका केमिस्ट्री से है। ठीक है, तो पानी में घुलने के क्रम में आयनिक पदार्थ के आयनों का पानी में घुला दिया जाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है
आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो पानी में अघुलनशील है, क्योंकि यह ठोस के रूप में बेहद स्थिर है और पानी के आयनों में पूरी तरह घुलने की क्षमता इसमें नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट विशेष रूप से स्थिर ठोस बनता है और पानी में नहीं घुलता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपका पानी में घुलनशील नहीं है। तो ये हमारा आज का तीसरा प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में प्रोग्राम प्रक्रिया उन्मुख भाषा कालक्रम को मशीन उन्मुख भाषा कालक्रम में रूपांतरित करता है। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में प्रोग्राम प्रक्रिया उन्मुख भाषा कालक्रम में मशीन के उन्मुख भाषा कालक्रम के रूपांतरित करता है। ठीक है, तो जो इसका आपका कंपाइलर होता है, ये जो कंपाइलर है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय स्रोत या कोड को एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में एक डेवलपर के द्वारा मशीन भाषा में निम्न स्तरीय ऑब्जेक्ट कोड जैसे बाइनरी कोड में लिखा जाता है, जिसे प्रोसेसर द्वारा समझा जाता है। मशीन भाषा में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग को परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कंपाइलेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जो भी आपका कोई लैंग्वेज होता है वो कंपाइलर के द्वारा ही आपका रूपांतरित किया जाता है, चेंज किया जाता है। ठीक है, स्कैनर के द्वारा बिल्कुल नहीं किया जाता, पॉइंटर नहीं किया जाता है, आपका वीडियो डिस्प्ले नहीं किया जाता है, ये किया जाता है कंपाइलर के द्वारा। कंपाइलर मतलब क्या होता है? कंपाइल करना। कंपाइल किस चीज़ करना? जैसे कोई भी आपका भाषा कोई टफ भाषा है तो उसको ईजी बनाना है, कोई कंप्यूटर का भाषा उसको ईजी बनाना है तो वो कंपाइलर के थ्रू ही आपका रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का चौथा प्रश्न था जो कि आपका कंप्यूटर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेट से जठर रस के घटक के रूप में स्रावित नहीं होता है? यहां बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है। जिसमें 3 ऑप्शन है वो आपके पेट से जठर रस के घटक के रूप में स्रावित होता है, लेकिन एक जो है वो जठर रस के रूप में स्रावित नहीं होता। तो जानिए कौन कौन होता है। तो गैस्ट्रिक एसिड या गैस्ट्रिक जूस या उसको बोलते हैं सोमैटिक एसिड। ठीक है, सोमैटिक एसिड आपका जो है एक पाचन तरल पदार्थ है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के रूप में, उसका पोटेशियम क्लोराइड जो बोलते KCl बोलते हैं, और सोडियम क्लोराइड ठीक है NaCl से बना होता है। पाचन एंजाइम को सक्रिय करने के लिए प्रोटीन के पाचन में एसिड का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और नियमित प्रोटीन को पचाने में मदद करता है ताकि एंजाइम एमिनो एसिड की लंबी श्रृंखला को तोड़ दे। लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो आपका जठर रस घटक के रूप में स्रावित नहीं होता है। पोटेशियम क्लोराइड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और सोडियम क्लोराइड होता है। HCl होता है, KCl होता है और सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl होता है। ठीक है, तो ये जो 3 है वो आपका जठर रस के घटक के रूप में स्रावित होता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो आपका जठर रस के रूप में स्रावित नहीं होता है। तो ये हमारा आज का 5वां प्रश्न था जो कि आपका बायोलॉजी से था। अगला प्रश्न है, जलवायु समूह के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रम EP100 के अंतर्गत शामिल होने वाले भारत की प्रथम कंपनी कौन है? तो ये जो क्वेश्चन आपका 2017 में जब एग्जाम हुआ था उस लिहाज से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ये चीज़ें जो था वो 2016 के आसपास में घटा था। EP100 उसमें चलाया गया था, जलवायु समूह के अंतर्गत चलाया गया था, तो उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लेकिन अभी अगर जो इस क्वेश्चन को देखा जाएगा तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस जानकारी के लिए आप लोग जान लीजिए कि 2016 में कुछ कार्यक्रम चल रहा था EP100, उसका नाम जान लीजिए। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल की एक बड़ी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आपका अप्रैल 2016 में द क्लाइमेट ग्रुप ने नेतृत्व के EP100 अभियान में शामिल होने वाले पहली भारतीय कंपनी बन गई थी। यह एक वैश्विक ऊर्जा अभियान था जो कि अपने ऊर्जा उत्पादक के दोगुना करने के लिए प्रतिबद्धताओं को स्थापित करने में दुनिया के सबसे प्रभावशाली कंपनी के साथ काम करता है। ठीक है, तो ये तो आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी था जो EP100 के अंतर्गत शामिल होने वाला भारत की प्रथम कंपनी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 6ठा। अब मूव करते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बड़े बहुमुखी अंतरिक्ष दूरबीन को पृथ्वी के निचली कक्षा 1990 में प्रक्षेपित किया गया था? यानी 1990 में आपका पृथ्वी के बड़े बहुमुखी अंतरिक्ष दूरबीन का आपका प्रक्षेपित किया गया था। उस जो प्रक्षेपित किया गया था उसका नाम क्या था? ठीक है, तो जो हबल था, जो हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी जो था, हबल स्पेस टेलीस्कोप जो था, वास्तव में एक खगोलीय दूरदर्शी है जो कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह के रूप में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, इसे 25 अप्रैल 1990 में ठीक है अमेरिका के अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की मदद से इसी कक्षा में स्थापित किया गया था। हबल दूरदर्शी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग तैयार किया था। अमेरिकी खगोल विज्ञान एडविन पॉवेल हबल के नाम पर हबल नाम दिया। ठीक है, इनका पूरा नाम था एडविन पॉवेल हबल और उन्हीं के नाम पर
ये आपका जो सबसे बड़े बहुमुखी अंतरिक्ष दूरबीन का नाम पड़ा था, ठीक है, जो कि पृथ्वी के निचली कक्षा 1990 में प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। तो ये 25 अप्रैल 1990 में इसका अमेरिका के अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की मदद से इसको प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से किया गया था? नासा के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। तो ये था हमारा 7वां प्रश्न। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं मिलती है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नहीं मिलती है, ठीक है, नॉट। तो नॉट पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज जब भी अब एग्जाम में आता है नॉट पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो जो प्रश्न आप जानते हैं वो भी आप गलती कर लोगे, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बिल्कुल आराम से और बिल्कुल कंसस होकर देखना है। क्वेश्चन है, भारत की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं मिलती है? इसमें तीनों ऐसा ऑप्शन होगा जिससे भारत का बाउंड्री शेयर होता है, ठीक है। आप लोग को दिख गया होगा, चीन से करता ही है, म्यांमार से करता ही है, भूटान से करता होगा, ये सब जो है वो आपको आराम से दिखता होगा। पाकिस्तान करता ही होगा, जैसे पाकिस्तान से कन्फ्लिक्ट होता रहता है, चाइना से होता ही रहता है, आपका बांग्लादेश है वहां से बाउंड्री शेयर होता ही है, ठीक है। म्यांमार से आपको पता ही होगा। तो बस इसमें कोई एक ऑप्शन है जो कि बाउंड्री शेयर नहीं होता है। तो पहले देख लीजिए कि भारत का कैसे कैसे किस किस देश से बाउंड्री शेयर होता है, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान के साथ पश्चिम में भूमि का आपका बाउंड्री शेयर होता है। आपको पता होगा कि भारत का जो पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर होता है वो पश्चिम साइड में करता है, ठीक है। इसके पूर्वोत्तर में चीन, नेपाल और भूटान और म्यांमार। कौन कौन? चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, ठीक है। और पूर्व में बांग्लादेश। पूर्व में क्या कौन सा है? बांग्लादेश है, ठीक है। हिंद महासागर में भारत श्रीलंका और मालदीव के साथ बाउंड्री शेयर करता है। जो हिंद महासागर का एरिया है वहां पे आपका श्रीलंका और मालदीव से बाउंड्री शेयर होता है, ठीक है। और जो भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उधर थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ में आपका समुद्री सीमा साझा होता है, ठीक है। तो ये आपका जो भी पश्चिम पूरब जो भी बाउंड्री शेयर हो रहा है, हिंद महासागर के एरिया में कौन सा कर रहा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एरिया में कौन सा हो रहा है, वो आप लोग को स्पष्ट दिखा हुआ, ठीक है। लेकिन जो तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान जो है उससे भारत का कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं होता है। चीन से होता है, म्यांमार से, भूटान से, आपका म्यांमार से होता है, थाईलैंड से होता है, इंडोनेशिया से, बांग्लादेश होता है, ठीक है। ये कुछ देश है जिसे आपका भारत का बाउंड्री शेयर होता है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सिर्फ उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? मतलब इसमें से कौन है जो जिसमें सिर्फ उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है? तो जो माइक्रोस्कोप है उसमें सिर्फ उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। जो लेंस जो होता है जो वस्तु की ओर होता है उसे क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। एवं जो आंख के समीप होता है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है, ठीक है। जो अभिदृश्यक लेंस का द्वारक होता है, जो द्वार होता है वो अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। और नेत्रिका और अभिदृश्यक में जितना ही कम फोकस दूरी के लेंस का उपयोग होता है उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। एक माइक्रोस्कोप का कार्य छोटी वस्तु की बड़ी हुई छवियों को बनाता है और दोनों अंतिम आवर्धन के योगदान देते हैं, ठीक है। जो भी आपका माइक्रोस्कोप के माध्यम से क्या होता है, छोटी वस्तु को बड़ा के रूप में दिखाता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब मूव करते हैं, एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस से बात आया, तो ये आप लोग को ये बताना है उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और अवतल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो दो एग्जाम्पल आपको बताना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। आप लोग कमेंट में आंसर बहुत कम लोग देते हैं, तो अगर आप लोग दे रहे हो, ये सब जो क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में किस किस कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, ये आपके एग्जाम पॉइंट पे से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर जो आपको पता है तो आप लोग लिखोगे ही, नहीं पता है तो सर्च मारोगे, गूगल करोगे, तो गूगल बार के द्वार में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। अगर जो वहाँ आप देख के लिख रही है या फिर सिर्फ आप कमेंट में लिखे हो तो चीज़ें आपको हमेशा याद हो जाएंगे और वो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर देख चले जाएंगे। तो अच्छी बात है ना, अगर जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसका आंसर दे रहे हो और उससे आपको 1-2 नंबर आ रहा है तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इसका आंसर आप लोग को देना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग। उत्तल लेंस का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, दो एग्जाम्पल बताना है। उत्तल लेंस का कहाँ कहाँ उपयोग होता है और अवतल लेंस का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाबलीपुरम में निर्मित स्मारकों का निर्माण किसने करवाया? जो महाबलीपुरम में स्मारक था उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया, ठीक है। तो जो महाबलीपुरम का स्मारक था वो पल्लव राजवंश के द्वारा आपका निर्माण कराया गया था, ठीक है। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह तमिलनाडु के
मामल्लपुरम में 7वीं और 8वीं शताब्दी के धार्मिक स्मारकों का संग्रह है। इसका जो निर्माण किया गया था वो पल्लव राजाओं के शासनकाल में हुआ था, जो कला के महान संरक्षक थे। जो पल्लव राजवंश थे वो कला के महासंरक्षण थे। कला को संरक्षण करने में इनका बहुत बड़ा भूमिका था। ठीक है, तो जो महाबलीपुरम में स्मारक आपका निर्माण हुआ था, ये जो आपका मल्लीपुरम में 7वीं और 8वीं शताब्दी के धार्मिक स्मारकों का संग्रह है। ठीक है, वो पल्लव राजवंश के द्वारा निर्माण किया गया था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, यजुर्वेद में प्रयोग किया गया शब्द यजुर का अर्थ क्या होता है? काफी अच्छा प्रश्न है। आपका जो यजुर्वेद होता है उसमें जो यजुर होता है उसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो यजुर का अर्थ आपका क्या होता है? त्याग। ठीक है, यजुर का अर्थ होता है त्याग। ठीक ना। यजुर्वेद एक यौगिक संस्कृत शब्द है जो यजुस और वेद से बना है। कैसे क्या बना है? यजुस, यजु और स, यजुस और वेद से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, मोनियार विलियम्स ने यजुस को धार्मिक सम्मान, पूजा, बलिदान, एक बलिदान प्रार्थना सूत्र विशेष रूप में बलिदान के समय एक अलग तरीके से मंत्रों का उच्चारण संदर्भ में अर्थ लगाया। ठीक है, किसका किया गया? मोनियार विलियम्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद से वेद का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, और 4 वेदों में एक जो यजुर्वेद गद है वो मंत्रों का वेद है। ठीक है, तो यजुर का तो आपका जो यजु का जो अर्थ होता है वो त्याग होता है, बलिदान होता है। क्या होता है? त्याग या बलिदान। ठीक है, तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या हुआ? त्याग हुआ। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है? काफी अच्छा प्रश्न है और आप लोग इस प्रश्न से बिल्कुल अवगत हुए होंगे। ठीक है, तो जो आपका अनुच्छेद 21A यानी आर्टिकल 21 का ए है, वहां पे शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये जो है वो 2002 में आपका किए गए 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A, ठीक है, 21A जोड़ा गया था, जिसमें आपका मौलिक अधिकारों में से एक शिक्षा का अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, जो आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और अनुच्छेद 21A के थ्रू जो भी राज्य में जो भी लोग हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये 2002 में ये आपका इंप्लीमेंट हुआ था अनुच्छेद 21A, और अमेंडमेंट कौन था? 86 था। ठीक है, जो कि शिक्षा का अधिकार को वर्णन करता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आपका बारे में दिया गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 12वां प्रश्न, जो कि आपका पॉलिटी से था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र संबंधी न्यूनतम योग्यता क्या है? जो भी इंडिया का प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसका जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उसका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? ठीक है, जो मिनिमम एज है वो कितना होना चाहिए? ठीक है, तो जो 35 वर्ष की उम्र को पूरी कर चुका हो, जिसका 35 वर्ष उम्र पूरा हो चुका है, वो आपका राष्ट्रपति बनने के लिए हकदार है। ठीक है, तो क्या हमारा 35 वर्ष पूरा हो गया है, आपका 35 वर्ष पूरा हो गया, हालांकि पूरा नहीं हुआ है वो अलग सी बात है, लेकिन अगर सपोज पूरा हो गया तो क्या हम लोग राष्ट्रपति बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। इसका कुछ और रूल है, कुछ और रेगुलेशन है, वो सारे रूल एंड रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं तब हम आपका राष्ट्रपति बन सकते हैं, तब आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो क्या क्या रूल है पहले वो देख लीजिए। पहले आप राष्ट्रपति बनता कैसे है? तो भारत संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आपका रूल एंड रेगुलेशन है। ठीक है, पहला क्या है? कौन से आर्टिकल में? 58। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन का पद्धति के बारे में दिया गया है। आप लोग बिल्कुल इसको याद रखिएगा, आप एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित कौन से आर्टिकल है, तो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है। तो पहला क्या है? कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन होने की पात्रता तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। अगर जो वो भारत का नागरिक है तो राष्ट्रपति बनने के एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। हम भारत के नागरिक हैं, आप हैं, तो क्या राष्ट्रपति बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं, कुछ और रूल एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करेंगे तभी बन पाएंगे। दूसरा क्या होता है? 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, जिसका 35 ईयर्स एज हो रहा है पूरा,
वो राष्ट्रपति बनने का हकदार है। भारत का नागरिक हो, उसके बाद 35 वर्ष का आयु को पूरा कर चुका हो, उसके बाद लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहरित हो। ठीक है, लोकसभा सदस्य का निर्वाचन होने का आपका क्षमता रखता हो। ठीक है, वो बनेगा। अगला क्या है, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। ठीक है, अगर जो कोई अन्य सरकारी पद पे है तो उसे पहले छोड़ना होगा, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। ये नहीं कि राष्ट्रपति पे पद पे भी रहेगा और कोई अन्य पद पे भी रहेगा, तो वो वैसा व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो 35 वर्ष की उम्र को पूरा जो इंसान कर चुका है वो राष्ट्रपति बनने के लिए संबंधित न्यूनतम योग्यता उनका है उम्र का। ठीक है, और कौन कौन था, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का उम्र का पूरा होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहरित हो। ठीक है, तो ये कुछ रूल था जो कि आपको राष्ट्रपति बनने के लिए था। जो लोग राष्ट्रपति बनना चाहते हैं वो लोग तो समझ गए होंगे। आप लोग जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो कर लीजिएगा, बन जाइएगा। बस अच्छे काम कीजिए, बन सकते हैं। अच्छे काम कीजिएगा तो बस आपका भगवान का ब्लेसिंग सही रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल शुद्धिकरण में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? जो जल को शुद्ध किया जाता है उसमें क्या प्रयुक्त होता है? तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस विधि है, उससे जल को शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, जो रिवर्स ऑस्मोसिस यानी RO, ठीक है, RO जानते हो ना, आप लोग घर में लगाते होंगे RO, केंट RO। तो वो जो होता है वो जल को शुद्धिकरण करता है। ठीक है, जल में कितना आयरन वगैरह है जो हमारे बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होता है, वो चीज़ों को वो रिड्यूस करता है, वो चीज़ों को कम करता है, जितना हमको चाहिए उतना ही देता है। तो RO के थ्रू ही रिवर्स ऑस्मोसिस, आप लोग घर में यूज करते होगे RO, लेकिन RO का फुल फॉर्म नहीं जानते होगे। RO का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, यह एक जल शोधन तकनीक है जो पीने के पानी से आयनों, अणुओं और बड़े कणों को हटाने के लिए एक अर्ध उवर्णीय झिल्ली का उपयोग करती है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे RO जब यूज करते होंगे तो फिल्टर जो होता है वहां पे एक गोल गोल सा होता है। ठीक है, आपका सिलेंडर के आकार में होता है, तो उसमें पानी आता है, वही आपको फिल्टराइज करता है। ठीक है, तो वो बड़े बड़े कणों को हटाने के लिए एक अर्ध उवर्णीय झिल्ली को उपयोग करती हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस बैक्टीरिया सहित पानी से कई प्रकार के हानिकारक और निलंबित पदार्थों को हटा सकता है। इसे औद्योगिक प्रक्रिया और पीने योग्य पानी के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो RO है यानी रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है वो जल के शुद्धिकरण करने के लिए काफ़ी लाभदायक होता है और हम लोग को काफ़ी अच्छा पानी देता है ताकि हम लोग का स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा रह सके। ठीक है, जहाँ भी जल में आपका आयरन का मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ आप लोग को RO लगाना चाहिए ताकि आप स्वच्छ पानी पी सके और अपने आप को तंदुरुस्त रख सको। ठीक है, ये हमारा आज का 14 प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइन एक्सप्रेस कब आरंभ किया गया था? काफी शानदार प्रश्न है। यह 16 जुलाई 1991 में विश्व का हॉस्पिटल ट्रेन, इसको लाइफ लाइन एक्सप्रेस कहा जाता है, वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसको जीवन रेखा एक्सप्रेस भी कहा जाता है, जो ट्रेन के रूप में दुनिया का पहला अस्पताल था। यह मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से अपनी पहली यात्रा आरंभ की। लाइफलाइन एक्सप्रेस इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा संचालित एक अस्पताल ट्रेन है। यह भारतीय रेलवे और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया था। ठीक है, इसमें आपका भारत का प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन था जो कि लाइफलाइन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये आपका उसमें हॉस्पिटल का सारा व्यवस्था था। ठीक है, तो ये 16 जुलाई 1991 में ये स्टार्ट किया गया था। ये हमारा आज का 15वां प्रश्न था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? काफी शानदार प्रश्न है और आपके एग्जाम पॉइंट में से काफी शानदार है। हालांकि ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे देश के वासियों के लिए बिल्कुल शानदार नहीं था। ये आपके काले दिनों में से एक था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में आपका बहुत सारे हमारे देश के इंसान का लॉस हुआ था। काफ़ी ज़्यादा हमारे देश के जो रोलेक्ट एक्ट को विरोध कर रहे थे वही आपका उसमें बहुत सारे लोग आपका जालियांवाला एक बाग था वहाँ पे एकत्रित हुए थे। हालांकि मैं ये क्वेश्चन को पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये 1919 में आपका 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 1919 में आपका ये हत्याकांड हुआ था।
क्या नाम था इसका? जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जो कि आपके बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को बैसाखी था, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। जो जालियांवाला बाग जो आपका बाग है वो आपके अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट में है, ठीक है। और बैसाखी के दिन में ये चीज़ें घटी थी। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जो रॉलेट एक्ट आपका लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसके विरोध के लिए एक सभा हुआ था, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे और 2000 से अधिक घायल हुए थे। इसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, ठीक है। आपका जनरल डायर अकारण मतलब बिना कोई मतलब का जलियांवाला बाग में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में आपका मीटिंग कर रहे थे, ठीक है। अब क्या कर रहे थे उसका कोई प्रूफ नहीं है, बस जनरल डायर आया और सब लोगों पे गोलियां बरसा दिया। इवन वो इंसान तोप लेके आया था, लेकिन जालियांवाला बाग का जो मेन गेट था वो काफ़ी संकीर्ण था और एक ही गेट वहाँ था। अगर जो इंसान इतना लोग वहाँ मारे गए तो उसका ये भी रीजन था कि वहाँ सिर्फ एक ही गेट था और एक गेट था और वहीं से आपका सैनिक आ रहा था, वहीं से सैनिक आया था और वहीं से गोली बरसा रहा था। तो अब लोग तो गेट की तरफ भागेंगे नहीं, क्योंकि उधर से गोली आ रहा है। जब गोली उधर से आएगा तो लोग तो उधर नहीं भागेंगे, कहीं और ही तो भागेंगे। एक कुआं था, कुआं में लोग कूद रहे थे, अब कुआं में एक कूदे, अगला उस पर कूदे, अगला उस पर कूदे, तो उससे बहुत सारे लोग का जान माल का बहुत सारे लोग का जान गया था। आपका जो जनरल डायर था वो तोप लेके आया था कि भाई हम तोप घुसा देंगे, तो तोप चलाएंगे, लेकिन आपका जो गेट था वो काफ़ी संकीर्ण होने की वजह से तोप अंदर नहीं आ पाया और तोप से नहीं चलाया, तब फिर लोगों को वो गोलियां चलवाए थे, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और काफ़ी निर्मम घटना था, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यहाँ थोड़ा सा एरर है, मैं तुम्हें नहीं, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये आपका आप लोग सबको पता होगा किसने कहा होगा, सबको पता होगा, काफ़ी इजी प्रश्न है। तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपका 1944 में 1944 आपका 1944 के जुलाई में, ठीक है, बर्मा में दिए गए एक भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बर्मा में भारतीय की एक रैली में भारत राष्ट्रीय सेना के लिए उन्होंने एक प्रेरक भाषण में एक हिस्से के रूप में यह उजागर व्यक्त किया था। यह आपका मतलब ये कोट्स था उनके द्वारा दिया गया था। उन्होंने भारत के लोगों को ब्रिटिश राज के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बोला गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है सैप SAP का संक्षिप्त रूप क्या है? तो सैप का फुल फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। S फॉर सिस्टम, A फॉर एप्लीकेशन और P फॉर प्रोडक्ट। तो जो सैप होता है वो एक सिस्टम एप्लीकेशन उत्पादक के रूप में कार्य करता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो उपयोगकर्ता को सॉफ्ट रियल टाइम व्यवसाय एप्लीकेशन प्रदान करती है। इसमें एक उपयोगकर्ता इंटरफेस है और इसे बहुत लचीला माना जाता है। सैप को मूल रूप से 1980 के दशक में सैप RY2 के रूप में पेश किया था, जो उपयोगकर्ताओं को सॉफ्ट रियल टाइम व्यवसाय एप्लीकेशन उपलब्ध कराते थे, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्या? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी किए गए बागवानी आंकड़े 2015 का नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सेब का उत्पादन देश सर्वाधिक कहाँ होता था? भारत का किस स्टेट में सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था? ये 2015 में बागवानी आंकड़े रिपोर्ट आया था, उसमें ये दिया गया था कि सबसे ज़्यादा सेब कहाँ उत्पादन हुआ था। तो आप लोग सबको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में सेब का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और उस बार भी जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन हुआ था, ठीक है। ये आपका बागवानी सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 में लगभग 1170 टन उत्पादन के साथ जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारत में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक था, ठीक है। तो कौन था? आपका जम्मू कश्मीर जो था वो सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन किया था और इसीलिए सबसे ऊपर सूची में आपका कौन था? जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगला प्रश्न है विलुप्त प्राय एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? विलुप्त प्राय एशियाई शेर भारत के किस राज्य में
पाए जाते हैं। तो ये गुजरात में आपका विलुप्त एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, एशियाई शेर जिसका नाम क्या, पैंथेरा लियो, इसका क्या पैंथेरा लियो जो है वो इसका आपका इस तरह होमोसेपियंस है, वैज्ञानिक नाम है आपका मानव का, उसी तरीके से एशियाई शेर का आपका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो क्या है, पैंथेरा लियो। ठीक है, इसकी आबादी गुजरात में सबसे अधिक है, लेकिन इसकी निरंतर घटती आबादी की वजह से यह IUCN रेड लिस्ट में आपका इसका नाम जारी किया गया है। ठीक है, गिर वन नेशनल पार्क, सोमनाथ, जूनागढ़ और अमरेली के 3 जिलों में विस्तृत वन और वन्यजीव अभ्यारण्य के एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। इसे 1965 में स्थापित किया गया था। कब किया था? 1965 में इसे स्थापित किया गया था। तो जो विलुप्तप्राय एशियाई शेर का निवास कहाँ है? गुजरात में आपका ये पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, काफी शानदार प्रश्न है। और ये प्रश्न जो भी आपका दिवस का जो भी होता है ना, वो जो भी इन्वायरमेंट से संबंधित रहेगा, जो भी चीज, जल दिवस कब है, पृथ्वी दिवस कब है, इसमें हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस कब है, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो भी आपका पर्यावरण से संबंधित आपका दिवस होता है वो आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये आपका हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और ये हर साल प्रति वर्ष 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु 1972 में कब किया था? 1972 में किया गया था। इसे 5 जून से 16 जून तक 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। उसके बाद 5 जून 1974 को यह पहला विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो हर साल 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून 1974 से आपका ये मनाया जाने लगा है। ठीक है, तो ये हमारा आज का एक ऐसा प्रश्न था। मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? काफी अच्छा प्रश्न है। मानव का जो ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है? काफी शानदार प्रश्न है और आप लोग इस प्रश्न से अवगत जरूर होंगे क्योंकि ये काफी शानदार प्रश्न है, आप लोग सबको पता होगा। ठीक है, तो जो मानव का रक्त का जो मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। मानव शरीर को जीवित रहने और कार्य करने के लिए अपने पीएच को एक निश्चित सीमा के भीतर रखना चाहिए, तभी हम लोग अच्छी तरीके से लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं और चला सकते हैं। धमनी रक्त के समान सीमा 7.35 से 7.45 तक रहना चाहिए। ठीक है, जहां हम इसे चिकित्सीय रूप में मापते हैं। रक्त का पीएच आमतौर पर क्षारीय होता है। आपको सबको पता होगा जो रक्त का जो आपका ये होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसका होता है 7.4 जो होता है वो मानव ब्लड का, ठीक है, मानव के धमनी का आपका पीएच वैल्यू होता है 7.4। तो आप लोग बिल्कुल इसे याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है UNFCCC का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन के अवसर पर यह पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम पर यह आपका संधि हुआ था। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि की गई थी। इस संधि का उद्देश्य वैश्विक ताप वृद्धि में कमी लाने के लिए हरित गृह गैस, ठीक है, जो ग्रीन गैस होता है उसके उत्सर्जन में कमी लाने के लिए ये आपका UNFCCC का मतलब आपका जो रियो डी जेनेरियो में आपका पृथ्वी सम्मेलन के रूप में ये किया गया था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये 1992 में इसका स्टार्टिंग किया गया था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का खोज 1989 में किनके द्वारा किया गया था? वर्ल्ड वाइड वेब सबको पता होगा, काफी आसान प्रश्न है। आपके टिम बर्नर ली के द्वारा आपका वर्ल्ड वाइड वेब का खोज 1989 में किया गया था। ठीक है ना,
इसको सबको पता होगा, काफ़ी शानदार प्रश्न है और काफ़ी इजी प्रश्न है और काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए सब लोग को पता होगा। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का खोज 1989 में किया गया था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लूनर मिशन का नाम क्या था जिसके माध्यम से मानव ने चंद्रमा पर कदम रखा? उस मिशन का नाम बताइए जिसके माध्यम से चंद्रमा पर मानव के द्वारा पहला कदम रखा गया था। ठीक है, तो उस आपका मिशन का नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 नाम था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। अपोलो 11 है, जो एक अंतरिक्ष उड़ान थी जिसने चंद्रमा पर पहले 2 इंसान, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और पायलट बज़ एल्ड्रिन को, पायलट बज़ एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का सब नाम जानते होंगे, लेकिन एक और इंसान थे जिनका नाम था क्या? पायलट बज़ एल्ड्रिन। वो 20 जुलाई आपका 1969, कब? 1969 को अंतरिक्ष समय अनुसार यानी 20:17 बजे ये आपका मिशन चंद्रमा पर उतरा था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का यह मिशन मानव इतिहास एवं अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। 16 जुलाई 1969 को मेरिट आइलैंड में स्थित कैंडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39 यानी से उड़ान भरा था। ठीक है, अपोलो 11 नासा के अपोलो अभियान का 5वां मानवीय मिशन एवं तीसरा चंद्र अभियान था। इसके कर्मी दल के रूप में आर्मस्ट्रॉन्ग कमांडर एवं एल्ड्रिन लूनार मॉड्यूल पायलट और माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल पायलट थे। ठीक है, तो ये आपका अपोलो 11 था, जो कि लूनर मिशन का नाम है, जिसके माध्यम से मानव ने चंद्रमा पर अपना पहला स्टेप रखा था। कौन कौन थे आपका? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा कौन थे? पायलट बज़ एल्ड्रिन। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेट खिलाड़ी का आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे मतलब खेलो मेरे तरीके से। ये आपको सबको पता होगा, काफी शानदार प्रश्न है और ये काफी इजी प्रश्न है। ये जो है वो सचिन तेंदुलकर का आत्मकथा है, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, इनका आपका मतलब आत्मकथा है, जो कि भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी, आपके भारत क्रिकेट के भगवान, सबको पता है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इसे 5 नवंबर 2014 को मुंबई से लॉन्च किया गया था। पुस्तक तेंदुलकर के प्रारंभिक दिनों में उनके 24 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय जो 24 वर्ष उनके द्वारा क्रिकेट को दिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय करियर के उनके जीवन में पहलुओं को वर्णन करती है जिन्हें अब तक सामाजिक रूप से साझा नहीं किया था। ठीक है, जो चीज़ें उनका जो भी स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है, 24 वर्ष तक इन्होंने जो भी खेले हैं, तो जो चीज़ वो शेयर नहीं की है, वो सारी चीज़ों को अपने प्लेइंग इट माई वे बुक में इनके द्वारा सब कुछ लिखा गया है। ये आपके सचिन तेंदुलकर जी का आत्मकथा है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2014 में निम्नलिखित में से कौन सा एक नया राज्य गठित हुआ था? काफी शानदार प्रश्न है। 2014 में एक नया राज्य के रूप में कौन गठित हुआ था? आप लोग सबको पता होगा, ये प्रश्न जो है वो आप सबको पता होगा कि तेलंगाना जो है 2014 में आपका नए राज्य के रूप में गठित हुआ था। ये 2 जून कब हुआ था? 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। यह पहली बार था कि हिंदी और बंगाली भाषा क्षेत्रों के बाहर एक ही भाषा बोलने वाले 2 राज्य पहली बार बनाए गए थे। हैदराबाद 10 वर्षों की अवधि के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की संयुक्त राजधानी के रूप में रहेगा। ठीक है, तो ये 2 जून आपका 2014 में आपका तेलंगाना को अलग राज्य के रूप में गठित किया गया, आंध्र प्रदेश अलग राज्य और तेलंगाना एक अलग राज्य। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो आनंद मठ का जो लेखक है, इनका नाम क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चटर्जी बोल सकते हैं, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो आपका आनंद मठ का लेखक है, जो आपका 1882 में आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सन्यासी विद्रोह को पृष्ठभूमि में जुड़े इस बंगाली और भारतीय साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक माना जाता है। जो भारत का एक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार इस उपन्यास में प्रकाशित हुआ था। तो 1882 में आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ये आनंद मठ प्रकाशित की गई थी। तो ये हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं
आज का आखिरी प्रश्न, जो कि काफी निर्णायक और काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और ये प्रश्न जो है वो यूनेस्को से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की ओर से यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। इसमें 3 जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है, लेकिन जो एक होगा वो आपके यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। वो कौन है? तो बड़ा इमामबाड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये जो है वो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। 1784 में अवध के नवाब असफ उद दौला, क्या नाम था? असफ, मैं लिख देता हूं, असफ उद दौला, क्या था? असफ उद दौला के द्वारा आपका उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इमामबाड़ा परिसर में स्थापित बड़ा इमामबाड़ा यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थल में शामिल नहीं है। इसे असफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। आपका जो भीमबेटका का हो गया, जो और हो गया भीमबेटका गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये 2003 में ठीक है इसको शामिल किया गया। रॉक आश्रय यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसको आपका किया गया 2004 में। कब किया गया? 2004 में किया गया। फिर रानी की बाब जो है वो आपका 2014 में, इसको 2014 में आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये कुछ स्थल है, रानी की बाब जो कि 2014 में शामिल किया गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में, और भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में 2003 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। लेकिन बड़ा इमामबाड़ा जो है जो उत्तर प्रदेश में है और इसका बनाया गया था अवध के नवाब असफ उद दौला के द्वारा उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इसका इमामबाड़ा का इमामबाड़ा का निर्माण कराया गया था, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची के शामिल में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। आई होप आप लोग को मजा आया होगा। तो मजा आया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। जितना लोगों में शेयर कीजिएगा उतना हम लोग मोटिवेट होंगे, जितना लोग देखेंगे उतना हम लोग को मजा आएगा कि भाई लोग देख रहे हैं, तो हम लोग को और मजे से क्वेश्चंस का वीडियो लेके आना पड़ेगा। लेके आना क्या पड़ेगा, लेके आऊंगा बस। तो बस आप लोगों को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। जो मैं प्रश्न एक्स्ट्रा में पूछा हूं उसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है। तो आप लोग बिल्कुल भी कमेंट में आंसर देने के लिए मत भूलिएगा, ठीक है। तो वीडियो का रास्ता बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।